धर्मेंद्र जी के भारतीय कला, सिने जगत में उनके अभूतपूर्व और अविस्मरणीय योगदान को स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। मित्रों, इस अवसर पर एक और गंभीर विषय जो स्वतः ही पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा है, स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा चुनावों को संपन्न कराने के प्रयास को लेकर जिस प्रकार का निंदनीय प्रयास और घातक आघात कुछ इंडी गठबंधन के राज्यों द्वारा किया जा रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी यह पब्लिकली बोलते हैं कि यदि कोई बूथ लेवल ऑफिसर अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त कोई बूथ लेवल अधिकारी यदि केवल तुमसे जानकारी लेने के लिए आए तो उसे बंधक बना लो। मैं पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से और कष्ट के साथ पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन वालों से, यह लोकतंत्र को बंधक बनाने का निंदनीय प्रयास है या नहीं? खुलेआम आपके नेता इस ढंग का आह्वान करेंगे जैसा इरफान अंसारी ने किया कि कोई केवल पूछताछ के लिए आए तो उसको बंधक बना लो? संविधान खतरे में है या नहीं? एक बार पुनः देश को ध्यान आता है कि जहां जहां इंडी गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं, संविधान की भावना दरकिनार कर दी जाती है। किसके लिए? कुछ संदिग्ध स्रोतों से वोट प्राप्त करके सत्ता पर कब्जा करने के लिए। दूसरा उदाहरण, पश्चिम बंगाल में जो मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार उससे भी अधिक गंभीर और यह खतरनाक विषय आता है कि वहां तृणमूल कांग्रेस के एक बूथ लेवल एजेंट जमीरुल इस्लाम मुल्ला पर यह आरोप लगता है कि वो सीधे बूथ लेवल अधिकारी को फोन पर धमका रहे हैं। और मीडिया में इस प्रकार का न सिर्फ विषय बल्कि बहुत सारी चीजें भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो रही हैं जिनमें कथित रूप से उनके द्वारा धमकाए जाने की वीडियो और आवाज भी अवेलेबल है। हम देश के सामने यह पूछना चाहते हैं कि यह परिस्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? यह परिस्थिति क्या इसलिए नहीं उत्पन्न हो रही है कि यदि केंद्र में स्वयं नेता प्रतिपक्ष सीधे इस चुनावी मतदाता सूची के संशोधन पर अनर्गल निराधार आरोप लगाएंगे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उसके ऊपर निराधार आरोप तो छोड़िए, परोक्ष रूप से भड़काने वाले बयान देंगी। और ये दोनों ही लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, एक नेता प्रतिपक्ष है और एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद इस ढंग की बात कहना यह साफ दर्शाता है कि संवैधानिक व्यवस्था, चुनाव को पारदर्शी रूप से होने देने के प्रयास में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो यह इंडी गठबंधन के दल है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि विषय सिर्फ चुनाव का नहीं है, यह भारत की सुरक्षा और अस्मिता का भी विषय है। क्योंकि सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर
ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और इसके ऊपर या तो इंडी गठबंधन के लोग मौन हैं या समर्थन कर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय ये किस प्रकार के वातावरण का निर्माण तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे दल मिलकर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक एसआईआर की व्यवस्था है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो व्यवस्था है, इस पे मैं कोट करना चाहूंगा कि ये पारदर्शी निष्पक्ष चुनावों के लिए कितनी आवश्यक है। कि बाबा साहब अंबेडकर ने 18 अप्रैल 1950 को संसद में अपने भाषण में स्पष्ट रूप से कहा है कि परंपरा तो यह थी कि हर 6 महीने में मतदाता सूची का संशोधन हो, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसमें संसाधन और समय बहुत लगने की संभावना रहती है, इसलिए कम से कम साल में एक बार मतदाता सूची का संशोधन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित ढंग से पारदर्शी चुनाव हो सके। बाबा साहब अंबेडकर इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 18 अप्रैल 1950। और ये बताइए, लोग कहते हैं 20 साल बाद भी नहीं होना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं कि संविधान बनाने वाले हमारे संविधान निर्माताओं ने और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अंबेडकर ने जो विचार व्यक्त किए थे, आप उसके खिलाफ क्यों खड़े हैं? अच्छा चलिए, आपको संविधान निर्माताओं के विचारों की कोई कदर नहीं है, तो ममता बनर्जी जी ने स्वयं 2005 में 4 अगस्त 2005 को भारत की संसद में जो तब तक का सबसे विचित्र उदाहरण था कि पीठ के ऊपर, यानी अध्यक्ष की पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी थी। किस मुद्दे पे? गुस्सा कर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे के ऊपर सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? यह कौन सा परिवर्तन आ गया कि आप जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इतना आक्रोश था कि संसद में 22 मिनट में 14 बार बोलना और संसदीय मर्यादा को ध्वस्त करते हुए पीठ के ऊपर फाइल फेंक देना और आज उन्हीं का समर्थन करना, मुझे लगता है कि सिर्फ संविधान निर्माताओं का ही नहीं, उनके स्वयं के जो विचार हैं, जो उनका स्वयं का वो है, वो अपनी बात को निगेट कर रही है। मैं एक और आज उन सूचियों में सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, सही लोगों की पहचान क्यों आवश्यक है, ताकि कोई विदेशी घुसपैठियों के माध्यम से भारत की सत्ता को हड़पने का प्रयास या किसी राज्य में सत्ता को हड़पने का प्रयास न करे। इस संदर्भ में मैं पुनः ममता बनर्जी जी के द्वारा भारत की संसद में इसी दिए गए एक बयान को आपको सुनाना चाहता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है सिटीजनशिप के लिए, और इसको हम लोग पूरा तरह से समर्थन करते हैं और करते जाऊंगा। और सिटीजनशिप गाइड बनाने होगा एक कंट्री में, और नहीं होगा तो ऐसा बूथ रिगिंग करके कैप्चर करके और मनी पावर मसल पावर, आज जो माफिया पावर है, इसमें इलेक्शन नहीं होने वाला है आने वाला दिन में। इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। अब बताइए, वो स्वयं कह रही हैं कि आइडेंटिटी स्थापित होनी चाहिए, क्योंकि उस समय आई कार्ड ही होते थे। सही मतदाता कौन है इसकी पहचान होनी चाहिए, अन्यथा मनी पावर, मसल पावर और बूथ रिगिंग के द्वारा चुनाव को कैप्चर करने का प्रयास किया जाएगा। और आज दुख का विषय है कि बिहार का चुनाव इतने अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। किसी दौर में बिहार के चुनाव में बहुत सारी हिंसा की घटनाएं आती थी, कुछ नहीं हुआ। आज पश्चिम बंगाल के ही चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं आती हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि ममता जी, आप तब सही बोल रही थी या आज सही बोल रही हैं? या जो चरित्र दिख रहा है इंडी गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का और तृणमूल कांग्रेस का, इसी कारण से भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट उत्पन्न हो जाता है। दिस इज बिकॉज द क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्योंकि नेता इस तेजी से बदलते हैं,
राष्ट्रीय सुरक्षा के इस विषय के ऊपर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2005-6 में जिस दरमियान ये बयान दिया है ममता जी ने, उस समय असम के गवर्नर ने एक जगह पर यह बोला था कि तकरीबन 5,000 लोग प्रतिदिन आते हैं। एक वो दौर था, और आज सब मीडिया में देख रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ जाने वालों की कतार लगी हुई है। इतना बड़ा बदलाव नहीं दिखता। ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है, जो अपने विचारों पर सदा सर्वदा अडिग है। और एक वो है जिनके लिए क्या कहा जाए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मुझे लगता है कि जब आप ममता जी और कांग्रेस के पूर्व के बयान और आज के बयान को कंपेयर करते हैं, तो यह अपने आप में बहुत चिंताजनक और गंभीर संकेत दिखाई पड़ता है। इसलिए हम साफ कहना चाहते हैं कि संवैधानिक प्रक्रिया को बाधित करने का, संवैधानिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो घुसपैठिए संदिग्ध वोटरों के माध्यम से सत्ता को हड़पने का यह जो षड्यंत्र चल रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रकार के दल उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और देश की प्रबुद्ध जनता इन सारे विषयों को देख रही है, और इसका माकूल जवाब देना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि चुनावी हार जीत, माकूल जवाब यह है कि यह देश के भविष्य के लिए एक चुनौती है। अन्यथा मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दलों में वही चीज नजर आ रही है जो आज से 200 साल पहले मीर जाफर के अंदर नजर आई थी। यह मीर जाफरी सोच है कि बाहर से लोग आएंगे और बाहर वाले लोगों के सहयोग से हम अपनी सत्ता पा जाएंगे। पर याद रखना चाहिए, मीर जाफर को भी सत्ता नहीं मिली थी।